हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चुनौती हिमालय की को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19 चुनौती हिमालय। जोजिला पास से आगे चक चलकर जवाहर जवाहरलाल मातायन पहुंचते हुए वहां के नवयुवक कुली ने बताया कि शाम सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन शाम रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और शाम दूरी भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील शाम, कुली ने जल्दी से उत्तर जवाब दे दिया। बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली कि तुम चलोगे या नहीं। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने यह बात जाननी चाही। किंतु किशन बोला, शाम में चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गया और आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैल रही थी, यानी सुबह अब हो ही रही थी, भोर का समय था। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था, यानी बहुत सुंदर था। दूर दूर तक वनस्पति हरित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरण को स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक रहे थे। जैसे मुकुट चमकता है उसी तरीके से वो भी चमक रहा था। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते हैं मानो स्वागत करने के लिए सरकते ही आ रहे हों, आपके पास चलते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे, यानी हवा बहुत ठंडी बर्फीली हवा थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करता। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े हुए थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया था। अब जो वो गडरिया था, जो भेड़े चराता था, वो अब गाइड बन रहा था। वो सब कुछ बातें वहां की बताता जा रहा था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लग गए। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, यानी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर हो गया, यानी बहुत परेशानी हुई 8 कदम चलने में भी। एक एक डग भरने में भी कठिनाई हो रही थी, यानी एक एक कदम आगे बढ़ाने में भी दिक्कत सामने आ रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों में ठंडक मिल जाती थी। दिख रही तो सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। दूर दूर तक जहां तक देखो सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद चादर से ढके हुए बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, यानी बहुत शांति थी। एक और सू करती बर्फीली हवा जो कि शरीर को काट रही थी, और दूसरी ओर
ताजगी और स्फूर्ति यानी जोश भरा हुआ था। जवाहरलाल बढ़ते ही जा रहे थे। ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ते गए, त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए जवाहरलाल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लग गया था। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हीं की कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। कनपटी यानी अपने कान से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, वहां पर तनाव महसूस होने लगा था। जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। फिर भी इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब आगे न चले, लेकिन वो लगातार चलते ही चले गए। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लग गई, फिसल बढ़ गई। अब क्या हुआ, जब बर्फ पड़ गई तो रास्ते में फिसलन भी बढ़ गई। अब एक एक कदम बड़े ध्यान से उन्हें रखना था। चलना और भी अब कठिन हो गया था। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी सीधी चढ़ाई। सीधी चढ़ाई बहुत कठिन होती है, वो सीधी चढ़ाई। तभी सामने से एक बर्फीला मैदान नजर में आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ यह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा, वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी कि आंखों और मन को तरोताजा कर दिया। यानी जैसे ही उस दृश्य को देखा, अंदर से मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि बस जोश भर गया। बस एक झलक दिखाकर बर्फ का धुआंलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से भी लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंची ऊंचाई पर होंगे वो इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक कोई भी पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न कोई ढीलापन था और न ही बदन में किसी तरह की कोई सुस्ती आई थी। न तो उन्हें आलस था और न ही वो परेशान थे। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे ही खींचा जा रहा था। शाब, लौट चलिए। वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिल ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं है। जवाहरलाल के लौटने का विचार जवाहरलाल को उनके लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में ही बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो है बाकी, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को एकदम उत्साहित कर दिया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती यानी तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में यानी सच में उतना ही वह ऊबड़-खाबड़ था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन वहां पर मौजूद थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंस जाता था। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा कि सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वो खाई में गिर पड़े। आप गिर गए, किशन चीखा। जवाहरलाल भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वो खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे।
उफ, वैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए उसे नजर आए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कसकर पकड़ना, भाई ने उसे हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यो ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, यह वह चिल्लाया। खाई की दीवारों से उसकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पैंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से भरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीला धरातल पर अपना पैर को उन्होंने जमा लिया। पैरों तले धरती का एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत अब बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई ने ऊपर से ये आवाज दी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाने लगा। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का पुल्का पत्थर पैर के नीचे से सरक जाता तो मन ही मन वे कांप जाते और मजबूती से उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ाने की मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा तो इतनी गहरी खाई थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चल पाए। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप चोट तो नहीं आई? कुली ने उनसे पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा जरूर लगा, फिर भी जोश उनका कम नहीं हुआ, यानी ठंडा नहीं हुआ। वहां अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत ज्यादा थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था उनके पास। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस ही उन्हें लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहेंगी। इस पाठ की रचयिता हैं सुरेखा पं, पंडंदीकर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।